हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूं बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं थॉमसन के परमाणु मॉडल को कंप्लीट करवा चुका हूं और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को कंप्लीट करवा चुका हूं। बच्चों, आप लोगों को पता है, जब एक सिद्धांत फेल होता है तो उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है उसकी कमियों को दूर करने के लिए। तो परमाणु की संरचना को बताने के लिए सबसे पहले किसने अपना मॉडल दिया था? थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। फिर थॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी, उसको किसने दूर किया था? रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की भी कुछ कमियां रह गई थी, जिनको कौन दूर करेगा? बोर दूर करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम बोर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज का लेक्चर आप लोगों का बहुत शानदार होने वाला है। जैसे ही मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट होगा, वैसे ही आप लोगों के बोर का परमाणु मॉडल बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। और इस तरीका से समझ में आएगा बच्चों कि बोर के परमाणु मॉडल को फिर कभी आप लोग नहीं भूलोगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस चीज को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर बोर के परमाणु मॉडल के जितने भी पॉइंट हैं, उस एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को सामने लिखूंगा और उस एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि नील्स बोर ने, इसका कंप्लीट नाम क्या है? नील्स बोर। तो नील्स बोर ने अपने इस सिद्धांत को दिया था सन 1913 में। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए अपने परमाणु मॉडल को सन 1913 में दिया था। ठीक है ना? पहले तो साइंटिस्ट का पूरा नाम लिख देता हूं। इसका नाम कौन है बच्चों? नील्स बोर। ठीक है ना? और इसने इस मॉडल को दिया था सन 1913 में। तो सन 1913 में उसने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ बातें रखी थी अपनी। अब वो बातें क्या क्या रखी थी, उनको मैं आप लोगों के लिए पॉइंटों में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर बोर के परमाणु मॉडल के जितने भी पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंटों को आप लोगों के सामने लिखूंगा और उसके बाद सभी पॉइंटों को आप लोगों के लिए मैं समझाऊंगा। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखते रहना। मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों के लिए लिखूंगा और एक एक पॉइंट को आप लोगों के लिए समझाऊंगा। बोर्ड की तरफ देखिए। तो देखो बच्चों, ये मैंने बोर के परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट लिख दिया। अब इस पहले पॉइंट को आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। आप लोगों को पता है इस बात का कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं, उनको कौन दूर कर रहा है? बोर कर रहा है। तो रदरफोर्ड की इस बात को तो बोर ने मान लिया था कि भाई, एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होती है और नाभिक के चारों ओर जो कोष होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस बात को तो बोर ने रदरफोर्ड की को मान लिया था। लेकिन बोर ने यह बात बोली थी कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन एक निश्चित वृत्ताकार पथों में ही चक्कर लगाएंगे, बिल्कुल एक फिक्स एनर्जी के साथ। ना तो उनकी एनर्जी बढ़ती है और ना उनकी एनर्जी घटती है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो सबसे बड़ी खूबी थी, वो ये थी कि रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर जो नाभिक होती है ना, उसकी खोज को कर दिया था। और रदरफोर्ड ने इस बात को बता दिया था कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होती है ना, उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस बात को किसने बोला था? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड की इस बात को बोर ने मान लिया था। लेकिन बोर ने यह बात बोली थी कि भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाएंगे नाभिक के चारों ओर, लेकिन एक निश्चित वृत्ताकार पथों में ही चक्कर लगाएंगे, बिल्कुल एक फिक्स एनर्जी के साथ। ना तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और ना ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने कोष में रहेगा। इसको मैं डायग्राम के आधार पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों को पता, परमाणु संरचना के अंदर कौन होती है? नाभिक होती है। ये मैंने किसको बना दिया? नाभिक बना दिया। नाभिक के चारों ओर ये जो कोष होते हैं, ये जो कक्षा होती है, इनमें कौन चक्कर लगाते हैं? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन। मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं, क्योंकि चार कोष शो करने हैं मुझे, तो बोर्ड की तरफ देखते रहना।
देखो यहां पर मैं इसको इस तरीका से बना देता हूं, थोड़ा नाभिक को नीचे लिख देता हूं। ये दो, ये बच्चों हो गई हमारी नाभिक, ठीक है ना। इसके लिए ये मैंने पहला कोष लिख दिया, इसके लिए मैंने दूसरा कोष लिख दिया, इसके लिए मैंने तीसरा कोष लिख दिया और इसके लिए मैंने चौथा कोष लिख दिया, ठीक है ना। 4 कोष लिख दिए। वैसे कोषों की संख्या कितनी भी हो सकती है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ये तो हम समझाने के लिए आप लोगों के लिए केवल 4 कोष शो करते हैं, लेकिन एक परमाणु के अंदर बहुत सारे कोष हो सकते हैं, ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। तो देखो परमाणु संरचना के अंदर यहां पर लिख देता हूं चित्र। ये क्या बना दिए बच्चों मैंने, परमाणु संरचना। ये क्या बना दी मैंने, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंदर ये कौन हो गई, आप लोगों की नाभिक हो गई। और नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये बात हम अच्छी तरीका से जानते हैं, क्योंकि ये बात किसने बता दी थी हम लोगों को, रदरफोर्ड भैया ने। चलो ठीक है, अब सुनो, अब बोर क्या बोल रहा है, क्या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन इन निश्चित वृत्ताकार पथों में, और इन निश्चित वृत्ताकार पथों को उसने क्या नाम दिया है, कक्षा बोला है, या कक्ष बोला है, या कोष बोला है, या ऊर्जा स्तर बोला है। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, इसको आप कक्षा बोल सकते हो, कोष बोल सकते हो, कक्ष बोल सकते हो, ऊर्जा स्तर बोल सकते हो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किन में चक्कर लगा रहे हैं, इन निश्चित वृत्ताकार पथों के अंदर, और इनको उसने क्या नाम दिया है, जैसे कि ये पहला कोष हो गया तो इसको क्या बोल दिया, के। ये दूसरा कोष हो गया तो के एल, इसको तीसरे कोष को एम, चौथे कोष को उसने क्या दे दिया, एन। इस तरीका से कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और कोष को उसने किससे प्रदर्शित किया था, स्मॉल एन से प्रदर्शित किया था। तो इस आधार पर तो पहले कोष के लिए यहां पर एन का मान कितना हो गया, 1। दूसरे कोष के लिए यहां पर एन का मान कितना हो गया, 2। तीसरे कोष के लिए एन का मान कितना हो गया, 3। चौथे कोष के लिए एन का मान कितना हो गया, 4 हो गया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इनको वो क्या बोल रहा है मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, इसको आप लोग कक्षा बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको हम क्लास बोलते हैं, या फिर आप लोग इसको कक्ष बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर आप लोग इसको कोष बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है ना। ये निश्चित वृत्ताकार जो पथ है ना, इनको बोर ने क्या नाम दिया है, कक्षा, इंग्लिश में इसको क्लास बोलते हैं, कक्ष इंग्लिश में इसको ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर कोष इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, और इनको उसने ऊर्जा स्तर भी बोला है। ऊर्जा स्तर को हम किससे शो करते हैं, जैसे कि ये पहला ऊर्जा स्तर है तो इसको हम E1 से शो कर देंगे, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है तो इसको हम लोगों ने E2 से शो कर दिया, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है इसको हमने E3 से शो कर दिया, ये चौथा ऊर्जा स्तर है इसको हम लोगों ने किससे शो कर दिया, E4 से। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो एनर्जी होती है अर्थात जो ऊर्जा होती है उसको हम किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं। तो ये पहले कोष की एनर्जी हो गई तो इसको हमने E1 से शो कर दिया, ये दूसरे कोष की एनर्जी हो गई इसको हमने E2 से शो कर दिया, ये तीसरे कोष की एनर्जी हो गई इसको हमने E3 से शो कर दिया, ये चौथे कोष की एनर्जी हो गई तो इसको हम लोगों ने E4 से शो कर दिया। चलो ठीक है, अब बोर क्या बोल रहा है, बोर ये बोल रहा है क्या इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, लेकिन एक निश्चित वृत्ताकार पथों में ही चक्कर लगाएंगे, बिल्कुल एक फिक्स एनर्जी के साथ। ना ही तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और ना ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी जब तक वो अपने कोष में रहेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी बढ़ती है तभी घटती है जब वो दूसरे कोष में जाता है। जब तक वो अपने कोष में रहेगा बिल्कुल फिक्स एनर्जी और फिक्स वेग के साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जैसे कि ये कौन हो गई हमारी नाभिक। नाभिक पे आप लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कौन चक्कर लगा रहा है, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है किन में, निश्चित वृत्ताकार पथों में, जिसको बोर ने कक्षा, कक्ष या क्या बोला है, कोष बोला है। अब सुनो, इस इलेक्ट्रॉन को माना, मैं मेरी तरफ से मान लेता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने 10 जूल एनर्जी दे दी, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कितनी एनर्जी दे दी, 10 जूल एनर्जी दे दी।
तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक इस कोष में रहेगा बिल्कुल फिक्स एनर्जी 10 जूल के साथ ही घूमता रहेगा। ना तो इसकी एनर्जी 10 जूल से ज्यादा होगी और ना ही इसकी एनर्जी 10 जूल से कम रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन इस कोष में मरते दम तक 10 जूल एनर्जी के साथ ही घूमता रहेगा। ये बात किसने बोली थी? हमारे बोर भैया ने। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? मैंने अपनी तरफ से ये मान के चला है कि इस कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने 10 जूल एनर्जी दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक इस कोष में रहेगा बिल्कुल फिक्स एनर्जी 10 जूल के साथ ही नाभिक के चारों ओर घूमता रहेगा। ना तो 10 जूल से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ना ही 10 जूल से इसकी एनर्जी कम होगी। इस बात को कौन बोल रहा है? हमारा बोर भैया। बात आप लोग समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, अब इसके पहले पॉइंट को हम समझते हैं। पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। क्या बोल रहा है? देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये आप लोगों का परमाणु हो गया पूरा, और ये कौन हो गई? नाभिक। इसके चारों ओर आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार पथों में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिन्हें बोर ने क्या नाम दिया है? इनको आप कक्षा बोल सकते हो, कक्ष बोल सकते हो, या कोष बोल सकते हो, या फिर आप लोग इनको ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो, जो मैंने आप लोगों के लिए प्रदर्शित कर दिया। ठीक है ना? ये आप लोगों के लिए यहां तक एक्सप्लेन कर दिया। अब सुनो, क्या स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। इसी पॉइंट को अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा था कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता रहता है तो बिल्कुल एक फिक्स एनर्जी के साथ चक्कर लगाता रहता है, वो अपनी ऊर्जा का लॉस नहीं करता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना? इस इलेक्ट्रॉन को मैंने मेरी तरफ से 10 जूल एनर्जी दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक इस कोष में घूमेगा तब तक 10 जूल एनर्जी के साथ ही घूमेगा। ना ही तो इसकी एनर्जी 10 जूल से कम होगी, ना ही इसकी एनर्जी 10 जूल से ज्यादा होगी। मरते दम तक इस कोष में ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी के साथ ही घूमेगा। इस बात को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? बोर कर रहा है। तो लास्ट वाली लाइन यही बोल रही है कि स्थायी कक्षा में, ये जो कक्षा है ना, इनको स्थायी बोला है उसने, स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, अर्थात अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी के साथ, एक फिक्स वेग के साथ चक्कर लगाता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बोर का आप लोगों का पहला पॉइंट हो गया। अब मैं बोर के दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ आप लोग, देखो बच्चों, ये हो गया बोर के मॉडल का दूसरा पॉइंट कि परमाणु की संरचना को बताने के लिए नील्स बोर ने अपने दूसरे पॉइंट में क्या बात बोली थी। तो इस पॉइंट को अभी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो आप लोगों के लिए पॉइंट को बोल देता हूं, फिर एक बार फिर से आप लोगों के लिए इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, क्या बोल रहा है नील्स बोर अपने दूसरे पॉइंट में कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर कई स्थायी गोलाकार कक्षा या कोष होते हैं। भाई, नाभिक के चारों ओर जो गोलाकार पथ होते हैं ना, उनको उसने क्या नाम दिया? कक्षा या कोष या कक्ष या ऊर्जा स्तर, कुछ भी बोल सकते हो। ये बात मैंने आप लोगों के लिए बता दी। और इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये एन का मान आप लोगों का 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कहीं तक भी जा सकता है। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि भाई सर 4 कोष को प्रदर्शित करते हैं तो सर परमाणु संरचना में 4 ही कोष होते होंगे। नहीं बेटा, परमाणु संरचना में बहुत सारे कोष होते हैं, लेकिन इतने कोष हम बोर्ड पर तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसलिए शुरू के 4 कोषों को रिप्रेजेंट आप लोगों के लिए कर देते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना? नहीं, एक परमाणु संरचना के अंदर बहुत सारे कोष होते हैं और इन कोष को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन के द्वारा। पहले कोष के लिए स्मॉल एन का मान कितना होता है? 1। दूसरे कोष के लिए स्मॉल एन का मान कितना होता है? 2। तीसरे कोष के लिए स्मॉल एन का मान कितना होता है? 4। चौथे कोष के लिए स्मॉल एन का मान कितना होता है? 4। और 5वें के लिए 5, छठे के लिए 6। इस तरीका से जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्मॉल एन का मान बढ़ता जाएगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो जिन्हें स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं
एन का मान अभी मैंने आप लोगों के लिए बोला है 1 2 3 4 और भी हो सकता है, आदि हो सकता है। और इनके नाम दिए हैं उसने, जैसे कि पहले कोष को किससे शो किया, के से, दूसरे कोष को किससे शो किया, एल से, तीसरे कोष को किससे शो किया, एम से, चौथे कोष को किससे शो किया, एन से, आदि कोषों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने आप लोगों के लिए ये पॉइंट समझाया बच्चों कि ये कौन हो गई, हमारी नाभिक जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमारे कौन हो गए, कोष हो गए, और इन कोषों में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस बात को मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। इनको हमने क्या बोला है, कक्षा बोला है, या क्या बोला है, कक्ष बोला है, या मैंने क्या बोला है, कोष बोला है, या फिर आप लोग इनको ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको पहले कोष को के, दूसरे कोष को एल, तीसरे कोष को एम, चौथे कोष को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एन के द्वारा। ठीक है ना, यहां पर कोषों की संख्या को हम स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहले कोष के लिए स्मॉल एन का मान 1 हो गया, दूसरे कोष के लिए स्मॉल एन का मान 2 गया, तीसरे कोष के लिए स्मॉल एन का मान 3 हो गया, और चौथे कोष के लिए स्मॉल एन का मान क्या हो गया, 4 हो गया। इस तरीका से हम कोषों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बताइए बच्चों आप लोग, क्या ये जो आप लोगों का बोर का जो दूसरा पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए ना, देख लो आप लोग। और ये जो कक्षा का ये जो कक्षा वर्ड यूज किया है, ये जो कोष वर्ड यूज किया है, ये वर्ड भी किसने यूज किया है, बोर ने किया है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नील्स बोर का ये दूसरा पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोर के तीसरे पॉइंट को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, तो देखो बच्चों, ये हो गया बोर का तीसरे नंबर का पॉइंट। और तीसरे नंबर के पॉइंट में बोर क्या बात बोल रहा है, बोर इस बात को बोल रहा है कि भाई परमाणु के अंदर जो नाभिक होती है ना, तो नाभिक से जब स्मॉल एन का मान बढ़ता है, भाई कॉमन सी बात है, नाभिक से जब स्मॉल एन का मान, मतलब जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक से दूरी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, और उसके साथ ऊर्जा स्तर भी बढ़ते हैं। किस तरीका से बढ़ते हैं उसको डायग्राम के आधार पर समझा देता हूं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए बताया था, ये बच्चों ये कौन हो गई, हमारी नाभिक हो गई। ठीक है ना, और नाभिक के चारों ओर ये अपने कौन हो गए, कोष हो गए, जिनमें कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इनमें कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि स्मॉल एन का मान बढ़ेगा, जैसे कि कोषों की संख्या बढ़ेगी, जैसे कि इसके लिए एन बराबर 1 हो गया, इसके लिए एन बराबर 2 हो गया, इसके लिए एन बराबर 3 हो गया, इसके लिए एन बराबर 4 हो गया, एन बराबर 5 हो गया, एन बराबर 6 हो गया। इस तरीका से यदि एन का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। किस तरीका से, जैसे कि पहले कोष के लिए ऊर्जा को E1 से शो कर दिया, दूसरे कोष के लिए ऊर्जा को E2 से शो कर दिया, तीसरे कोष के लिए ऊर्जा को E3 से शो कर दिया, और चौथे कोष के लिए ऊर्जा को मैंने E4 से शो कर दिया। सपोज कीजिए कि ये हमारा जो कोष है और इसके अंदर ये पहले नंबर का कोष हो गया, पहले नंबर के कोष के अंदर जो ऊर्जा है उसको मैंने क्या मान लिया, E1 मान लिया। तो यदि इलेक्ट्रॉन पहले नंबर के कोष में घूम रहा है तो आपको पता है फिक्स एनर्जी के साथ घूमेगा। और सपोज कीजिए इस एनर्जी को मैंने कितना मान लिया बच्चों, 10 जूल मान लिया। इस एनर्जी को मैंने क्या मान लिया, 10 जूल मान लिया। तो दूसरे कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा वो कितनी एनर्जी के साथ घूमेगा, 20 जूल के साथ। क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा। जब पहले कोष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा था, 10 जूल एनर्जी के साथ। जब दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा है, 20 जूल के साथ। ठीक है ना, तीसरी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी के, कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा है, 30 जूल के साथ। ठीक है ना, चौथे कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा है, यहां पर मैंने इसको मान लिया 40 जूल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि नाभिक से जैसे जैसे स्मॉल एन का मान बढ़ता जाता है, या नाभिक से जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊर्जा स्तर का मान भी बढ़ता जाएगा। पहले जो आप लोगों का पहला कोष है उसके अंदर जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, दूसरे कोष में थोड़ी ज्यादा होगी,
तीसरे कोष में उससे ज्यादा होगी, चौथे कोष में उससे ज्यादा होगी, पांचवें कोष में इससे ज्यादा होगी। इस तरीका से जैसे जैसे स्मॉल एन का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी का मान भी बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब पहले कोष में घूम रहा था तो मैंने उसकी एनर्जी को कितना माना था, 10 जूल। दूसरे कोष में जाते ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना। कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ घूम रहा है, 20 जूल के साथ। तीसरे कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा है, 30 जूल के साथ। चौथे कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा है, 40 जूल के साथ। पांचवी के अंदर 50 के साथ। इस तरीका से उनके ऊर्जा स्तर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जी का मान भी बढ़ता जाता है। तो तीसरा पॉइंट बोर का यही बोलता है। क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। क्या स्मॉल एन के मान, स्मॉल एन आपको पता है कोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सुनो, स्मॉल एन के बढ़ते मान के साथ उनकी नाभिक से दूरी, बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे जैसे स्मॉल एन का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती जाएगी। ये देखो, ये पहला कोष पास में, दूसरा कोष थोड़ा दूर है, तीसरा कोष और भी दूर है, चौथा कोष और भी दूर है, पांचवा और भी दूर हो गया, छठा और भी दूर हो गया। मतलब नाभिक से दूरी बढ़ रही है अगर स्मॉल एन का मान बढ़ रहा है तो, ठीक है। नाभिक से दूरी और ऊर्जा स्तर दोनों के मान बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के मान भी बढ़ते जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। पहले कोष की जो एनर्जी होगी उसको हमने E1 से शो कर दिया। दूसरे कोष की जो एनर्जी होगी उसको हमने E2 से शो कर दिया। तीसरे कोष की जो एनर्जी है उसको हमने E3 से शो कर दिया। चौथे कोष की एनर्जी उसको हमने E4 से कर दिया। पांचवे को E5 से कर दिया। छठे को E6 से कर दिया। इस तरीका से जैसे जैसे कोष बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें क्रमशः हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, E1, E2, E3, E4 और आदि के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये जो बोर का तीसरा नंबर का पॉइंट है ये आप लोगों के समझ में तो आ गए ना, ठीक है ना, कि जैसे जैसे नाभिक से स्मॉल एन का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोर के चौथे नंबर के पॉइंट को लेता हूं। तो देखो बच्चों, बोर के चौथे नंबर के पॉइंट को, देखो बच्चों, ये बोर का कौन से नंबर का पॉइंट हो गया, चौथे नंबर का पॉइंट हो गया। तो मैं बोर के इस चौथे नंबर को पॉइंट को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। पूरा ध्यान आप लोग मेरी तरफ रखना। अभी इस पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि परमाणु संरचना के अंदर जो नाभिक होती है उसके चारों ओर जो कोष होते हैं और कोषों के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ऊर्जा स्तर के रूप में इन इलेक्ट्रॉनों को हमने E1, E2, E3, E4 ये बोला है। मैं साइड में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोगों का। जैसे कि ये कौन हो गई, हमारी नाभिक हो गई, ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर बच्चों ये कौन हो गए, अपने कोष हो गए, ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर ये अपने कौन हो गए, कोष हो गए। और यहां पर ये कोष को मैं किससे शो कर रहा हूं, जैसे कि पहले कोष के लिए n बराबर 1, दूसरे कोष के लिए n बराबर 2, तीसरे कोष के लिए n बराबर 3, चौथे कोष के लिए क्या हो गया, n बराबर 4 हो गया। इसको मैंने ऊर्जा स्तर के रूप में इसको E1 से शो कर रहा हूं, इसको मैं E2 से शो कर रहा हूं, इसको मैं किससे शो कर रहा हूं, E3 से शो कर रहा हूं, और इसको मैं किससे शो कर रहा हूं, E4 से। अब देखो, ध्यान से समझ के चलना, पहले इस पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं फिर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखो बच्चों, देखो पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है तब तक वह अपनी ऊर्जा का लॉस नहीं करता। मतलब ये हुआ कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने कोष में घूमता है तब तक वो एक फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है, ना ही तो अपनी एनर्जी को वो बढ़ाता है और ना ही अपनी एनर्जी को घटाता है। इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि माना कि यदि इलेक्ट्रॉन पहले कोष के अंदर घूम रहा है और मैंने उसको 10 जूल एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक फिक्स 10 जूल एनर्जी के साथ ही उस पहले कोष के अंदर घूमता रहेगा। एक कहावत आप लोगों ने सुनी ना बच्चों कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। ये आप लोगों ने, हमने सबने बहुत
बार सुना है इस कहावत को। तो इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब अपने कोष के अंदर होता है तो बिल्कुल शेयर होता है, अपनी ऊर्जा का बिल्कुल लॉस भी नहीं करता है, बिल्कुल एक फिक्स एनर्जी के साथ घूमता रहता है। किसी में भी ये ताकत नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ा सकता है या घटा सकता है उस कोष के अंदर। अगले कोष में तो चेंज हो जाएगी, मैं उस कोष के अंदर बात कर रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बिल्कुल एक फिक्स एनर्जी के साथ घूमेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन पहले कोष से दूसरे कोष में जाना चाहता है तो क्या करें? अरे भाई, अगर इलेक्ट्रॉन पहले कोष में घूम रहा है और आप चाहते हो कि हम इलेक्ट्रॉन को दूसरे कोष में पहुंचाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में चला तो जाएगा, लेकिन बाहर से आप लोगों को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर बाहर से आप लोग उसको एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा और उत्तेजित होकर अपने पहले कोष को छोड़कर किसमें चला जाएगा, दूसरे कोष के अंदर चला जाएगा। मैं यहां पर ये आप लोगों के लिए शो कर दिया, पहले कोष की एनर्जी को मैंने E1 से शो कर दिया और दूसरे कोष की एनर्जी को मैंने किससे शो कर दिया, E2 से। सपोज कीजिए अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन इस पहले कोष के अंदर घूम रहा है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले कोष से मुझे किस में पहुंचाना है, दूसरे कोष में पहुंचाना है। तो कॉमन सी बात है, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि पहले कोष की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, दूसरे कोष की एनर्जी ज्यादा होती है, तीसरे कोष की एनर्जी और ज्यादा होती है, चौथे कोष की एनर्जी और ज्यादा होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पहले कोष के अंदर घूम रहा था तो कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा था, माना कि ये 10 जूल के साथ घूम रहा था, तो दूसरे कोष की एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, 20 जूल हो गई, ठीक है ना भाई। पहले कोष के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों का घूम रहा था तो 10 जूल एनर्जी के साथ घूम रहा था, तो दूसरे कोष में इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, 20 जूल की जरूरत है। अरे भाई, इसको हम इस तरीका से भी समझ सकते हैं कि माना कि इस कोष के अंदर या इस कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है और इसका रूम रेंट कितना है, 10 रुपया। तो इस कक्षा में तो वो रह लेगा, मतलब इस कमरे के अंदर तो वो रह लेगा क्योंकि इसका रूम रेंट तो 10 है। लेकिन अगर वो दूसरी कक्षा में जाना चाहे या दूसरे रूम के अंदर जाना चाहे तो दूसरे रूम का जो रेंट है वो कितना है, 20 रुपया। तो भाई दूसरे कोष के अंदर या दूसरे रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन तभी तो जा पाएगा जब उसके पास में 20 रुपया होंगे। तो एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी दे देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को हम जो बाहर से जो एनर्जी देते हैं बच्चों, वो हम देते हैं फोटोन के रूप में, और फोटोन को हम किससे शो करते हैं, एच न्यू से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से जब आप उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचाना चाहते हो तो बाहर से आप लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का अवशोषण करता है और दूसरे कोष के अंदर चला जाता है। लेकिन जो आप लोगों ने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है वो फोटोन की फॉर्म में दोगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को जो आप लोग एनर्जी दोगे वो किसके रूप में दोगे, फोटोन के रूप में दोगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, इसको जो आप लोग एनर्जी दोगे वो किसकी फॉर्म में दोगे, आप लोग फोटोन की फॉर्म में दोगे। और फोटोन को हम किससे शो करते हैं, एच न्यू से शो करते हैं। तब ये इलेक्ट्रॉन इससे किस में चला जाएगा, अगले वाले कोष के अंदर चला जाएगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जब वो इस पहले कोष के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो कितने, 10 जूल के साथ घूम रहा था। दूसरे कोष में अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी फोटोन के रूप में। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा और दूसरे कोष में चला जाएगा, लेकिन उसको एनर्जी कितनी और देनी पड़ेगी, आप लोगों को 10 जूल और देनी पड़ेगी। भाई 10 जूल तो उसके पास में पहले से ही है और दूसरे में जाने के लिए 20 की जरूरत है। तो कॉमन सी बात है, 10 तो उसके पास में पहले से ही है, 10 और दे दीजिए तो वो दूसरे में चला जाएगा क्योंकि उसके पास में कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अरे भाई, इस रूम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन था तो इसका रूम रेंट कितना था, 10 रुपया ही तो था, और ऊपर वाले का रूम रेंट मैंने कितना बताया, 20 रुपया। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे रूम के अंदर जाना चाहता कि मैं तो इस रूम में रहूंगा तो इसका रेंट कितना है, 20 रुपया। तो 10 तो उसके पास में पहले से ही है, 10 आप दे दीजिए, 10 और 10 उसके पास में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और 20 होते ही वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और अगले वाले कोष के अंदर चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब अपने कोष के अंदर घूमता है तो फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है, लेकिन जब वो दूसरे कोष के अंदर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और अवशोषण करके वो दूसरे कोष के अंदर चला जाएगा। और ये ऊर्जा जो हम बाहर
बाहर से इलेक्ट्रॉन को देंगे वो बच्चों किसके रूप में देंगे, फोटोन के रूप में देंगे। और आप लोग अच्छी तरीका से इस बात को जानते हो कि जो पहले कोष होता है और जो दूसरा कोष होता है उसमें ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, दूसरे कोष की, पहले कोष की कम होती है। तो यदि इस E1 और E2 का आप डिफरेंस देखना चाहते हो कि भाई कितनी ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, तो बच्चों इस जो ऊर्जा डिफरेंस है ना, ये देखो, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, इसका जो ऊर्जा डिफरेंस है इसको हमने किससे शो कर दिया, डेल्टा E से शो कर दिया। किससे शो कर दिया हम लोगों ने, डेल्टा E से। तो मैं इसको इस तरीका से भी लिख सकता हूं, देखो मैं इसको इस तरीका से इधर की तरफ कर देता हूं, मैं ये डेल्टा E हो गया आप लोगों का, जैसे कि यहां पर कर देता हूं, आसानी रहेगी समझाने में। देखो ये जो ऊर्जा इस तरह इसको मैंने कर दिया बच्चों डेल्टा E। अब आप लोगों को पता है ज्यादा में से कम को घटा दो, ज्यादा किसकी है, E2 की, कम किसकी है, E1 की। तो डेल्टा E बराबर हो गए बच्चों E2 माइनस E1, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी उसने ली है वो किसके रूप में ली है, फोटोन के रूप में। उसने, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी ली है पहले कोष से दूसरे कोष में जाने के लिए, वो किसके रूप में लिए, फोटोन के रूप में लिए, जिसको हम किससे शो करते हैं, h न्यू से शो करते हैं। और डेल्टा E किसको शो कर रहा है, E1 और E2 के डिफरेंस को शो कर रहा है। ज्यादा एनर्जी किसकी है, E2 की, और कम एनर्जी किसकी है, E1 की। तो ज्यादा में से मैंने किसको घटा दिया, कम को घटा दिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इतनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। अब देखो मुझे एनर्जी डिफरेंस देखना है, तो डेल्टा E बराबर, यहां पर मैंने इसकी E2 की को कितना लिया है, 20 जूल लिया है। E2 को कितना लिया, 20 जूल। और E1 की को हम लोगों ने कितना लिया है, 10 जूल। तो यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, आप लोगों का 10 आ गया। अरे सही बात है ना भैया, पहले कोष के अंदर जब इलेक्ट्रॉन था तो 10 जूल के साथ था, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन जब गया था तो दूसरे कोष की एनर्जी 20 जूल थी, ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन के रूप में कितनी ऊर्जा का अवशोषण किया है, 10 जूल का। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया कि डेल्टा E बराबर हो गया E2 माइनस E1। E2 की एनर्जी में से आप लोगों ने E1 की एनर्जी को घटा दिया, मतलब ज्यादा एनर्जी में से आप लोगों ने कम एनर्जी को घटा दिया। तो आप लोगों को वो उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी ऊर्जा का अवशोषण किया है वो आप लोगों को पता लग जाएगा। अब सुनो ध्यान से कि यदि इलेक्ट्रॉन अब ये चाहता है, भाई आपने इलेक्ट्रॉन को पहले कोष से दूसरे कोष में पहुंचा दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि नहीं भैया मैं तो मेरे ही कोष में दोबारा जाना चाहता हूं। तो अब आप लोगों को पता है क्या ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जा चुका है, दूसरे कोष में। दूसरे कोष में जाते ही इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी हो गई, 20 जूल। और अब यदि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं मेरे कोष में वापस आना चाहता हूं, तो भैया वो अपने कोष में तभी आ पाएगा जब उसके पास में एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यार मैं तो मेरे कोष में ही जाना चाहता हूं। तो नीचे अपने लोगों से पूछता है कि भैया मैं तो मेरे ही कोष में आना चाहता हूं। तो नीचे वाले बोलेंगे कि भाई तू तभी आ सकता है हमारे कोष में जब तेरे पास में एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल। अब इलेक्ट्रॉन को पता है वो तो दूसरे कोष में, उसके पास में तो 20 है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से 10 जूल एनर्जी को बाहर निकाल देगा, अर्थात 10 जूल एनर्जी को उत्सर्जित कर देगा। तो 20 में से 10 गए तो कितने बचे, 10 बचे, और इलेक्ट्रॉन वापस अपने कोष के अंदर आ जाएगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब जब इलेक्ट्रॉन पहले कोष से दूसरे कोष में जाता है तो जितनी ऊर्जा का वो अवशोषण करता है उतनी ही ऊर्जा का वो उत्सर्जन करेगा, तब कब, जब दूसरे कोष से वो पहले कोष में आएगा। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। और डेल्टा E किसको शो कर रहा है, अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा। बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देता हूं भैया, देखो ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अपने कोष के अंदर है, ठीक है ना। और यदि इलेक्ट्रॉन अपने कोष से दूसरे कोष में जाना चाहता है तो कॉमन सी बात है उसको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई दूसरे कोष में तो एनर्जी ज्यादा होगी ना पहले से। तो अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से आए, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे दी, किसके रूप में, फोटोन के रूप में, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन को हमने माना कि अपनी तरफ से मैं मान लेता हूं, इलेक्ट्रॉन को पहले कोष से दूसरे कोष में पहुंचाने के लिए मैंने फोटोन के रूप में इलेक्ट्रॉन को 10 जूल एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का क्या किया, अवशोषण किया। अरे भाई अवशोषण करेगा
तभी तो वो दूसरे कोष में जाएगा। अब यह इलेक्ट्रॉन ये चाहे कि नहीं, मैं तो वापस से मेरे पहले कोष में जाना चाहता हूं, तो अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में तो 20 जूल है और अपने कोष में आने के लिए उसको कितने की जरूरत है, 10 की। तो क्या करेगा, 10 जूल को वो बाहर निकाल देगा, या ऐसे बोल सकता हूं 10 जूल का वो उत्सर्जन कर देगा, या ऐसे बोल सकता हूं 10 जूल को वो दान कर देगा। दान करते ही 20 में से 10 गए तो उसके पास में कितने बचे, 10, और 10 एनर्जी को वो त्याग कर अपने कोष में वापस आ जाएगा, क्योंकि अपने कोष में रहने के लिए उसको कितने जूल की जरूरत है, 10 जूल को जरूरत है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। इसका सीधा सा मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कोष में घूमता है तो बिल्कुल एक फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब दूसरे कोष से पहले कोष में आता है तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। बात समझ में आ गई ना, कि इससे इसमें जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और E2 से E1 में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। और जितनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन अवशोषण करता है उतनी ही ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि पहले कोष से जब दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन गया था तो 10 जूल ऊर्जा को उसने अवशोषण किया था, किसके रूप में, फोटोन के रूप में। और जो वो वापस दूसरे कोष से पहले कोष में आया तब भी उसने 10 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन किया था। तो इलेक्ट्रॉन पहले कोष से दूसरे कोष में या दूसरे कोष से पहले कोष में आता है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब ऊर्जा का अवशोषण और ऊर्जा का उत्सर्जन बराबर होगा। जितनी ऊर्जा का वो अवशोषण करेगा उतनी ही ऊर्जा का उसको उत्सर्जन करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपनी वापस सेल में आएगा, वापस अपने कोष में आएगा, ठीक है। अब पॉइंट को देखो आप लोग, देखो ध्यान से समझना। मैंने क्या बात बोली है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है तब तक उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, बिल्कुल एक फिक्स एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन घूमता है। मतलब अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये मान लो आप इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, घूमता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर, मतलब बिल्कुल फिक्स रहती है, ठीक है। लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से E1 से उच्च ऊर्जा स्तर E2 में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो यह ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। और जब यह उच्च ऊर्जा स्तर से वापस से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है बच्चों, उत्सर्जन करता है। निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जितनी ऊर्जा का अवशोषण वो निम्न से उच्च में करेगा उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन वो उच्च से निम्न में करेगा, ठीक है ना। जैसे कि पहले कोष से दूसरे कोष में जाने के लिए 10 जूल लिए तो वापस से अपने कोष में आने के लिए उसको 10 जूल ही बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो अब देखो हमारा पॉइंट यहां तक हो गया, ठीक है ना। उतनी ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और इस ऊर्जा का मान दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। यदि आप ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन देखना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, E2 से E1 में से E2 में से E1 को घटा दो, क्योंकि ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, E2 की होती है, कम एनर्जी किसकी होती है, E1 की। अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जैसे जैसे स्मॉल n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी का मान भी बढ़ता जाता है। तो कॉमन सी बात है, E2 की एनर्जी ज्यादा होगी और E1 की एनर्जी कम होगी। तो E2 में से E1 की एनर्जी को घटा दो, आप लोगों को अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो, और इस ऊर्जा का मान दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होगा, जिसको बच्चों हम किससे शो करते हैं, डेल्टा ई से शो करते हैं। जैसा ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस को हम लोगों ने किससे शो कर दिया, डेल्टा ई से शो कर दिया। डेल्टा ई बराबर क्या होता है, E2 में से E1 को घटा दो, मतलब ज्यादा एनर्जी में से किसको घटा दो, कम एनर्जी में। और ये जो एनर्जी ली है ना इलेक्ट्रॉन ने, वो किसके रूप में ली है बच्चों, फोटोन के रूप में लिया है। अर्थात उसने किसके रूप में लिया है, h न्यू के रूप में लिया है। बात आप लोगों को समझ में आई। चलो ठीक है, यहां पर डेल्टा ई किसको शो कर रहा है, अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा। जब पहले कोष से दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब दूसरे कोष से पहले कोष में इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो डेल्टा ई अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा हो गई। E1 किसको शो कर रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, ये जो E1 है इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किसको हो गया, निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई। और जो E2 है वो क्या हो गई, उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई।
अगर आप लोग E2 की E3 से तुलना करोगे तो E3 की एनर्जी E2 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर E3 में से E2 को घटा दो। अगर E3 की तुलना आप E4 से करोगे तो E4 की E3 से ज्यादा होती है, तो E4 में से E3 को घटा दो। मतलब जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप लोगों की ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, इसी के साथ बोर का ये चौथा पॉइंट आप लोगों का कंप्लीट होता है। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से एक बात बता देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए। अभी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग उसको ध्यान में रखना। वैसे मैंने कई बार बता दी लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन को जो हमने ऊर्जा दी है अपनी तरफ से कि भाई इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में चला जाए, तो वो हमने किसके रूप में दिया? फोटोन के रूप में। ये बात आप लोगों को विशेष कर ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, कि निम्न ऊर्जा स्तर से अगर इलेक्ट्रॉन को हम उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा रहे हैं तो फोटोन के रूप में आप लोग ऊर्जा दोगे। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा और निम्न ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। और उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन चाहे कि मैं तो मेरी वापस कोष में जाना चाहता हूं, तो जितनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ने अवशोषण किया है उतनी ही ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करना पड़ेगा। जैसे पहले कोष में से दूसरे कोष में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने यदि 10 जूल एनर्जी ली है, तो जब दूसरे कोष से पहले कोष में आएगा तो 10 जूल एनर्जी उसको बाहर निकालनी पड़ेगी। ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। और इसी के साथ ये बोर का आप लोगों का चौथे नंबर का पॉइंट भी क्लियर होता है। ठीक है, अब मैं बोर के 5वें नंबर के पॉइंट को लेता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों, ये बोर का मैंने आप लोगों के लिए 5वें नंबर का पॉइंट लिख दिया। अब मैं बोर के आप लोगों के लिए 5वें नंबर के पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान रखना। देखो अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बोली थी कि जब इलेक्ट्रॉन पहले कोष से दूसरे कोष में जाना चाहता है तो उसको ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। और ये जो हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहे हैं वो हम किसके रूप में दे रहे हैं? फोटोन के रूप में दे रहे हैं, ठीक है ना। फोटोन के रूप में दे रहे हैं, फोटोन की इकाई के रूप में दे रहे हैं। फोटोन की इकाई का मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों के लिए जो फोटोन को ऊर्जा दी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो फोटोन के रूप में ऊर्जा दी है वो पूरे नंबर के साथ दी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऐसे नहीं दिए आप लोगों ने कि 0.5 दे दी, 1.5 दे दी, 2.5 दे दी। आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन को फोटोन के रूप में ऊर्जा दी है वो इकाइयों के रूप में दी है। जैसे कि 1 फोटोन के रूप में उसने ऊर्जा ले ली, या फिर 2 फोटोन के रूप में ले ली, 3 फोटोन के रूप में ले ली, या 4 फोटोन के रूप में ले ली। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? मतलब परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत का मतलब होता है पूरा नंबर। या तो इलेक्ट्रॉन ने 1 फोटोन के रूप में ऊर्जा ली है, या इलेक्ट्रॉन ने 2 फोटोन के रूप में ऊर्जा ली है, या इलेक्ट्रॉन ने 3 फोटोन के रूप में ऊर्जा ली है, या इलेक्ट्रॉन ने 4 फोटोन के रूप में ऊर्जा ली है। इलेक्ट्रॉन ऐसा कभी नहीं करेगा आधा फोटोन। आधा फोटोन कभी आप लोगों ने सुना है कि 0.5 कोई फोटोन होता है? कोई फोटोन नहीं होता। 1.5 भी कोई फोटोन नहीं होता। 2.5 भी कोई फोटोन नहीं होता। या तो फोटोन आप लोगों का 1 होगा, या फोटोन आप लोगों का 2 होंगे, या फोटोन आप लोगों के 3 होंगे, या फोटोन आप लोगों के 4 होंगे। बात आप लोग समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये पॉइंट इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या बोल रहा है कि ऊर्जा का अवशोषण, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। और उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है ना, ये किसके रूप में होगा? सॉरी, ये जो ऊर्जा का लेन देन है ना बच्चों, ये किसके रूप में होगा? फोटोन के रूप में होगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये पॉइंट इसी बात को बता रहा है कि ऊर्जा का अवशोषण या ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूप में होता है? फोटोन की इकाई के रूप में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा को हम h न्यू से शो करते हैं। फोटोन बोल दो या क्वांटा बोल दो, एक ही बात है। जिसको हम किससे शो करते हैं? h न्यू से शो करते हैं। अर्थात परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत का मतलब ये हुआ बच्चों फुल नंबर।
बिल्कुल पूर्णांक। या तो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के रूप में ऊर्जा लेगा, या इलेक्ट्रॉन दो फोटोन के रूप में ऊर्जा लेगा, या इलेक्ट्रॉन तीन फोटोन के रूप में ऊर्जा लेगा, या इलेक्ट्रॉन चार फोटोन के रूप में ऊर्जा लेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो फोटोन के रूप में ऊर्जा लेगा वो पूर्णांक के अंदर लेगा, अर्थात परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर क्या होते हैं बच्चों, क्वांटीकृत होते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। और ये ऊर्जा का जो लेन और देन होगा भाई, निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण करेगा मतलब लय है, और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा मतलब ऊर्जा दय है। तो ऊर्जा का लेन और देन ये जो भी प्रोसेस होगा वो किसके रूप में होगा, फोटोन के रूप में होगा। ठीक है, मतलब परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं। चलो ठीक है, डेल्टा ई किसको शो कर रहा है बच्चा, डेल्टा ई बराबर क्या होता है एच न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है सी बटे लैम्डा। तो यहां पर आप लोग न्यू का मान रख दो तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा हो गया। हम जानते हैं अच्छी तरीका से कि यहां पर जो आप लोगों का एच है वो किसको शो कर रहा है, प्लांक स्थिरांक को शो कर रहा है, जिसका मान होता है 6.6 गुना 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू आप लोग याद रखना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, न्यू किसको शो कर रहा है बच्चों, विकिरणों की आवृत्ति को शो कर रहा है। लैम्डा किसको शो कर रहा है, विकिरणों की तरंग दैर्घ्य को शो कर रहा है। और सी किसको शो कर रहा है, प्रकाश के वेग को शो कर रहा है, जिसकी वैल्यू होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस वैल्यू को भी आप लोग याद रख लेना। पहले तो ये बात बताओ बच्चों कि ये बोर का जो 5वें नंबर का पॉइंट है ये आप लोगों के समझ में आ गए ना, कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या ऊर्जा का अवशोषण करेगा वो किसके रूप में करेगा, फोटोन के रूप में करेगा। और परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन आधे फोटोन का अवशोषण नहीं करेगा, 1.5 फोटोन का अवशोषण नहीं करेगा, 2.5 का फोटोन का अवशोषण नहीं करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अगर फोटोन का अवशोषण करेगा तो या तो एक फोटोन के रूप में अवशोषण करेगा, या 2 फोटोन के रूप में अवशोषण करेगा, 3 फोटोन के रूप में अवशोषण करेगा, 4 फोटोन के रूप में अवशोषण करेगा। ये आधे पौने नाम से वो अवशोषण नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो ये तो सारी चीज आप लोगों के समझ में आ गई। देख लो एक बार से, मैं इस पॉइंट को मिटा के अगले वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। ये आ गए ना, चलो ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, तो देखो बच्चों ये बोर का हो गया छठे नंबर का पॉइंट। ये छठे नंबर का पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ कर चलना। इसको मैं बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। देखो बच्चों, आप अच्छी तरीका से जानते हो जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो कॉमन सी बात है उसका कोणीय संवेग भी आता है। तो हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। अरे भाई, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो लगा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो कॉमन सी बात है उसका कुछ कोणीय संवेग भी होगा। तो बोर ने क्या किया कि जब इलेक्ट्रॉन गोलाकार घूम रहा था तो कॉमन सी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अर्थात एम किसको शो कर रहा है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान भी होता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ वेग भी होता है, और यहां पर उसकी त्रिज्या भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके बराबर होना चाहिए, NH/2π का। मतलब बोर साहब ने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों का गुना कर दिया, और इन तीनों का गुना करने पर उसने देखा था कि वो किसके बराबर आ रहा है, NH/2π के बराबर आ रहा है। यहां पर m किसको शो कर रहा है, द्रव्यमान को शो कर रहा है, b किसको शो कर रहा है, वेग को शो कर रहा है, और r किसको शो कर रहा है, त्रिज्या को शो कर रहा है। बोर ने जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वो किसके बराबर आ रहा था, NH/2π के। फिर बोर ने क्या बात बोली, फिर बोर ने ये बात बोली कि भाई सुनो ध्यान से, कि कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से गोलाकार कक्षा में तभी घूम सकता है जब उसके कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुना। जो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझना, बोर्ड की तरफ देखना। देखो बच्चों, ये कौन हो गई, हमारी नाभिक हो गई, ठीक है ना। ये हमारा पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, और ये बच्चों हो गया हम लोगों का चौथा कोष। मैं लिख देता हूं, ये हो गया n=1 पहला कोष, n=2 दूसरा कोष, n=3 तीसरा कोष, और ये हो गए बच्चों n= हमारा कौन सा, चौथा कोष। इस तरीका से पांचवा कोष, छठा कोष
बहुत सारे कोष हो सकते हैं एक परमाणु संरचना के अंदर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि यार एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन इस कोष के अंदर घूम रहा है, ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन इस कोष के अंदर घूम रहा है, तो कॉमन सी बात है इस इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान भी होगा, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेग, अरे भाई इस तरीका से राउंड राउंड घूम रहा है तो इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, इसका कुछ वेग भी होगा। और आप लोगों को पता नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये पहले कोष की क्या आर ज्ञात कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आर किसको शो कर रहा है, त्रिज्या को शो कर रहा है भाई, ये पहले कोष और नाभिक की दूरी हो गई, ठीक है, जिसको हमने किससे शो किया, आर से। ये दूसरे कोष और नाभिक की दूरी हो गई, ये तीसरे कोष और नाभिक की दूरी हो गई, और ये चौथे कोष और नाभिक की दूरी हो गई। और ये नाभिक की दूरी, ये नाभिक और कोषों की दूरी को हम किससे शो कर रहे हैं, स्मॉल आर से शो कर रहे हैं, जो कि त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो फिर बोर क्या बोलता है, बोर ये बोलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन इन कोषों के अंदर या इन कक्षाओं के अंदर स्थायी रूप से तभी घूम सकता है जब उसके कोणीय संवेग का मान NH/2π का क्या हो, पूर्ण गुणज हो, जहां पर n किसको शो कर रहा है, आप लोगों के कोष को शो कर रहा है, n का मान 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो सकता है। अब सुनो किस तरीका से हो सकता है भाई, NH/2π का पूर्ण गुणज का मतलब क्या हुआ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। n किसको शो कर रहा है, कोष की संख्या को शो कर रहा है, तो पहले कोष के अंदर मैं n का मान 1 रख देता हूं, तो आप लोगों को पता है ये क्या हो जाएगा आप लोगों का H/2π, ठीक है ना। दूसरे कोष के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, 2H/2π। अरे भाई कुछ नहीं है, n की जगह पर आप लोगों को कोषों की संख्या शो करनी है। तीसरे कोष के अंदर क्या हो जाएगा 3H/2π, और चौथे कोष के अंदर आप लोगों का क्या हो जाएगा 4H/2π, ठीक है ना। मतलब इस n की जगह पर हम लोगों को क्या रखना है, कोषों की संख्या को रखना है। अब देखो ध्यान से समझ के चलना, पूर्ण गुणज का मतलब ये हुआ कि ये जो कोषों की संख्या है ये पूरी तरीका से पूर्णांक मानी चाहिए, ये भिन्नांक में नहीं होनी चाहिए। इसको मैं इस तरीका से समझा सकता हूं, ध्यान से समझना, कि इलेक्ट्रॉन जब अपने कोष के अंदर घूम रहा है तो वो एक फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहा है, बिल्कुल सही बात है, फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है। उसका कोणीय संवेग भी आप लोगों को पता है mvr बराबर NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने इस पहले कोष में घूम रहा था तो उसके कोणीय संवेग का मान क्या था, H/2π, या 1H/2π भी बोल सकते हो। एक का यहां पर आप लोगों को पता कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने H/2π लिख दिया, ठीक है ना। अब यदि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं पहले कोष से इस दूसरे कोष में चला जाऊं, तो इलेक्ट्रॉन पहले कोष से दूसरे कोष में तभी जा पाएगा जब उसके कोणीय संवेग का मान पूर्ण गुणज में होना चाहिए। यदि मैं ये बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन जब इस कोष में था, तो हम इस तरीका से मान लें कि इलेक्ट्रॉन को हम बिल्कुल एक सख्त लौंडा मान लें। सख्त लौंडे का मतलब हुआ बिल्कुल एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, और इलेक्ट्रॉन पहले कोष के अंदर है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन अपने पहले कोष के अंदर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, आप लोग उसको सख्त लौंडा मान लो। सख्त लौंडा का मतलब ये नहीं होता कि वो पिघले ही ना, सख्त लौंडे का मतलब ये होता है वो हर जगह पर ना पिघले। सख्त लौंडा पिघलता जरूर है लेकिन हर जगह पर नहीं पिघलता, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह पर ही सख्त लौंडा पिघलता है जिनका एटीट्यूड हाई लेवल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब पहले कोष के अंदर था, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को हम सख्त लौंडा मान लेते हैं। पहले कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन आप लोगों का सख्त लौंडा है। यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में जाता है तो दूसरे कोष में माना कि कोई लड़की बैठी हुई है, यहां पर कोई लड़की बैठी हुई है दूसरे कोष में, वो इलेक्ट्रॉन से बोलती है कि इलेक्ट्रॉन तू अपनी कक्षा को छोड़कर मेरी कक्षा में आ जा। यहां से कोई लड़की बैठी हुई है जो इलेक्ट्रॉन को बोलती है कि इलेक्ट्रॉन तू एक काम कर भाई, तू अपनी कक्षा को छोड़कर मेरी कक्षा में आ जा। इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं तेरी कक्षा में आ तो जाऊंगा, लेकिन तू ये बता तेरा कोणीय संवेग क्या है। तो उनमें से एक लड़की बोलती है ऊपर से कि मेरा कोणीय संवेग 1.1 H/2π है। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन जब अपने पहले कोष के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन सख्त लौंडा है, हर जगह पर नहीं पिघलता। ऊपरी कोष में जो दूसरे नंबर का कोष में, उसमें कोई लड़की बैठी हुई है, बहुत सारी लड़की हैं, उनमें से एक लड़की बोलती है इलेक्ट्रॉन से कि इलेक्ट्रॉन
तू अपनी कक्षा को छोड़कर मेरी कक्षा में आ जा। इलेक्ट्रॉन बोलता है उस लड़की से कि मैं तेरी कक्षा में आ तो जाऊं, लेकिन तू ये बता तेरा कोणीय संवेग कितना है। लड़की ऊपर से बोलती है कि मेरा कोणीय संवेग हुआ 1.1 h/2π। इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं तेरी कक्षा में नहीं आ रहा, आई हेट यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण संख्या में जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी लड़की बोलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरी लड़की से पूछता है कि भाई तू बता तेरा कोणीय संवेग कितना है। दूसरी लड़की बोलती है कि मेरा कोणीय संवेग 1.2 h/2π है। इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं तेरी कक्षा में भी नहीं आ रहा, आई हेट यू। इलेक्ट्रॉन फिर तीसरी लड़की से पूछता है तेरा कोणीय संवेग कितना है। तीसरी लड़की बोलती है मेरा कोणीय संवेग 1.3 h/2π। इलेक्ट्रॉन उससे भी बोलता आई हेट यू, मैं तेरी कक्षा के अंदर या तेरे कोर्स के अंदर भी नहीं आऊंगा। इलेक्ट्रॉन इस तरीका से चौथी से पूछता है, उसने बोला मेरा 1.4 है। इलेक्ट्रॉन बोलता आई हेट यू, मैं तेरी कक्षा में भी नहीं आऊंगा। पांचवी से पूछता है, वो पांचवी बोलती है 1.5 h/2π। इलेक्ट्रॉन बोलता आई हेट यू, मैं तुझे भी पसंद नहीं करता, तेरी कक्षा में भी नहीं आऊंगा। इस तरीका से वो छठी से पूछता है तो वो 1.6 बताती है। ठीक है ना। सातवीं लड़की से पूछता है वो 1.7 बताती है। आठवीं से पूछता है वो 1.8 बताती है। और इलेक्ट्रॉन हर कंडीशन में उन लड़कियों से बोलता चल रहा है कि मैं तुम्हारी कक्षाओं में नहीं आऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं उन्हीं की कक्षाओं में जाऊंगा जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है ना। नवीं लड़की से पूछता है इलेक्ट्रॉन, तो नवीं लड़की बोलती है कि मेरा कोणीय संवेग 1.9 h/2π है। इलेक्ट्रॉन उससे भी बोलता है आई हेट यू, मैं तुझसे भी नफरत करता हूं, मैं तेरी कक्षा के अंदर भी नहीं आऊंगा। लेकिन ऊपर से एक सुंदर सी लड़की इलेक्ट्रॉन को बोलती है। इलेक्ट्रॉन जब उससे पूछता है कि तेरा कोणीय संवेग क्या है, वो सुंदर सी लड़की इलेक्ट्रॉन को बोलती है कि मेरा कोणीय संवेग 2h/2π है। इलेक्ट्रॉन बोलता है यस, बस जाने मन तेरा ही तो इंतजार था। और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर इस लड़की की कक्षा में चला जाता है, अर्थात अपने पहले कोर्स को छोड़कर किसमें चला जाता है, दूसरे कोर्स में। क्योंकि पहले कोर्स से जब वो दूसरे कोर्स में जाता है तो कोणीय संवेग का मान पूर्ण गुणज होगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू कितनी है आप लोगों की 2। इलेक्ट्रॉन उस लड़की से बोलता आई लव यू और उसकी कक्षा के अंदर चला जाता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब ये निकला इन सब बात जो मैंने अभी बताई है कि कोई भी चीज अगर पॉइंटों के अंदर हुई, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो आप लोग जानते हो वो पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या हमारी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीका से अगर पूर्णांक होगा तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चला जाएगा और उसमें स्थायी रहेगा। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ रही है ना। ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। यदि वो पहली से दूसरी में जाना चाहता है तो इस n का मान किस में होना चाहिए, 2। तीसरी में जाना चाहता है तो 3, चौथी में जाना चाहता है तो 4, 5, 6, पूरी संख्या होनी चाहिए। पॉइंट में आपकी संख्या नहीं होनी चाहिए। 1.1 नहीं होनी चाहिए, 1.2 नहीं होनी चाहिए, 1.3 नहीं होनी चाहिए, 1.4 नहीं होनी चाहिए, 1.5 नहीं होनी चाहिए, 1.6 नहीं होनी चाहिए, 1.7 नहीं होनी चाहिए, 1.8 नहीं होनी चाहिए, 1.9 नहीं होनी चाहिए। 2 होगी चला जाएगा और स्थायी भी रहेगा उसको उसके अंदर। यदि 2.1 हो गई, 2.2, इस तरीका से 2.9 तक भी नहीं जाएगा। जैसे 3 हुआ इलेक्ट्रॉन उसको उसमें जाके अपने आप को स्थायी कर लेगा, क्योंकि उसके कोणीय संवेग का मान किसमें हो जाएगा, पूर्णांक के अंदर हो जाएगा या पूर्ण गुणज हो जाएगा, जो पूर्ण गुणज पूरी संख्या को शो करता है। ठीक है ना। तो पॉइंट को देख लो, वही चीजें एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से गोलाकार कक्षाओं में तभी घूम सकता है जब उसके कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज हो। और कोणीय संवेग MBR बराबर क्या होता है, NH/2π। n बच्चों यहां पर किसको शो कर रहा है, कोषों की संख्या, जिसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। यहां पर आप लोग n का मान रखते चलो। ये n का मान 1 रखा तो H/2π, दूसरे कोष में n का मान 2 रखा तो 2H/2π, तीसरे कोष के अंदर n का मान 3 रखा तो 3H/2π, चौथे कोष के अंदर n का मान 4 रखा तो 4H/2π। मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है ना। इसका क्या होगा आप लोगों का, या तो ये वैल्यू 1 गुना होगी या 2 गुना होगी या 3 गुना होगी, 4 गुना होगी, 5 गुना होगी, 6 गुना होगी।
पूर्णांक के अंदर होगा ये नंबर, भिन्नांक के अंदर ये नंबर नहीं होगा। यदि ये नंबर भिन्नांक के अंदर होगा तो इलेक्ट्रॉन उस कोष में स्थायी रूप से नहीं घूमेगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। और ये हो गया बच्चों बोर का छठे नंबर का पॉइंट। समझ में आ गया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोर के 7वें नंबर के पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो बोर्ड की तरफ देखते रहना। बोर के 7वें नंबर के पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो बच्चों, ये बोर के परमाणु मॉडल का 7वें नंबर का पॉइंट हो गया। इस 7वें नंबर के पॉइंट को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि कोई भी चीज जब राउंड के अंदर घूमती है, कोई भी चीज जब गोलाकार घूमती है, तो उस पर दो बल काम करते हैं। एक बल होता है अपकेंद्रन बल और एक बल होता है अभिकेंद्री बल। लेकिन बात यहां पर किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की हो रही है, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति के फलस्वरूप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में जब वो गति करेगा तो वहां पर उस पर दो बल काम करेंगे। एक बल होगा अपकेंद्रन बल और एक बल होगा अभिकेंद्री बल। इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। पहले 7वें नंबर के पॉइंट को देखते हैं। 7वें नंबर का पॉइंट ये बोलता है कि स्थायी कोष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत बल काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। इलेक्ट्रॉन है जब स्थायी कोष के अंदर, क्योंकि बोर ने जो कोष है ना या जो सेल है उनको क्या बोला है? स्थायी बोला है। तो स्थायी कोष के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है राउंड के अंदर गोलाकार, तो उस पर दो बल काम करते हैं। एक बल होता है अपकेंद्रन बल और एक बल होता है अभिकेंद्री बल। ये दोनों ही बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि अपकेंद्रन बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन को केंद्र से दूर धकेलता है, अर्थात ये बल इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर से काम करता है, ठीक है। और दूसरा बल होता है अभिकेंद्री बल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये बल उसे केंद्र की ओर आकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉन पर कितने बल काम कर रहे हैं? दो बल काम कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो जब भी कोई चीज घूमती है उस पर दो बल काम करते हैं। एक अपकेंद्रन बल होता है, एक अभिकेंद्री बल होता है। मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये दोनों ही बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर लगता है, एक इलेक्ट्रॉन पर अंदर की ओर लगता है। तो बाहर की ओर लगेगा वो केंद्र से इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलने की कोशिश करेगा, और जो अंदर की तरफ लगेगा वो इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर आकर्षित करेगा। बात समझ में आ गई ना? अपकेंद्रन बल इलेक्ट्रॉन को केंद्र से दूर धकेलेगा और अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर आकर्षित करेगा। ये दोनों ही बल एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो ये दोनों बल पूरे परमाणु को संतुलित कर देते हैं, ठीक है ना? तो अगली लाइन ये बोल रही है कि ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से उसी कोष के अंदर घूमता रहता है। ये बात कौन बोल रहा है? बोर साहब। रदरफोर्ड की ये कमी थी। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो अपनी ऊर्जा का लॉस करता जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है इलेक्ट्रॉन की कि अगर कोई भी चीज घूम रही है और आप ये बोल रहे हो कि वो अपनी ऊर्जा को लॉस करता जा रहा है, तो एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना जहां पर वो अपनी पूरी ऊर्जा का लॉस कर देगा। भाई आप कोई काम कर रहे हो तो कितनी देर काम कर सकते हो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग? एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना जहां पर आपकी जो क्षमता है, आपकी एनर्जी है, पूरी तरीका से लॉस हो जाएगी। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड गोलाकार पथ में घूमता है तो अपनी ऊर्जा को लॉस करता जाता है, ऊर्जा को लॉस करता जाता है, लॉस करता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी ऊर्जा का लॉस कर देता है, पूरी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तो प्लस क्या करेगा? माइनस को खत्म कर देगा, अर्थात परमाणु को खत्म कर देगा। अब इस हिसाब से तो परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु तो स्थायी होता है। इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? बोर एक्सप्लेन कर रहा है।
6 पॉइंट तो मैं एक्सप्लेन कर दिया और 7वें पॉइंट के अंदर भी वो यही बात को बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड घूमता है, गोलाकार घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन की गति के फलस्वरूप दो बल उत्पन्न होते हैं। एक होता है अपकेंद्रण बल जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से या केंद्र से दूर धकेलता है, और एक होता है अभिकेंद्री बल जो इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर आकर्षित करता है। ये दोनों ही बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उसी गोलाकार पथ में घूमता रहता है और नाभिक के अंदर नहीं गिरता है। इस तरीका से परमाणु स्थायी होता है। ये बात किसने बताई थी? बोर साहब ने। इसलिए रदरफोर्ड की तुलना में जो बोर का मॉडल था वो एक सक्सेसफुल मॉडल था। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि रदरफोर्ड साहब की बहुत सारी गलतियों को दूर किसने किया था? बोर साहब ने। बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई, और ये मैंने आप लोगों के लिए बता ही दिया कि आप लोग जब किसी चीज को राउंड राउंड घुमाते हो तो दो बल काम करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, काफी लोग ऐसे गोलाई के अंदर एक गोला सा बना के या तो मोटरसाइकिल को घुमा देते हैं या साइकिल को घुमा देते हैं, बिल्कुल गोलाकार। वो गिरते नहीं है, वो पूरे एक बैलेंस हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे गिरे जैसे, लेकिन गिरेंगे नहीं, क्योंकि उन पर दो बल काम करते हैं। एक अपकेंद्रण बल काम करता है और एक अभिकेंद्री बल। तो वो इस तरीका से घूमते रहेंगे, साइकिल को घुमाते रहेंगे, लेकिन वो लोग नहीं गिरेंगे क्योंकि उन पर दो बल काम करेंगे और दोनों ही बल एक दूसरे के विपरीत होंगे, जो कि उसको क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। यहां पर बात इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हुई है, तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। और बच्चों ये बोर सिद्धांत के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए समझा दिए। मैं आप लोगों के लिए फिर बता देता हूं। परमाणु की संरचना को बताने के लिए या रदरफोर्ड और थॉमसन की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने अपना मॉडल सन 1913 में दिया था, और अपने मॉडल के अंदर उसने 7 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। सातों इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों के लिए बच्चों एक्सप्लेन कर दी। अब ये सातों इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये प्रत्येक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। आप लोग अच्छी तरीका से देख लेना, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को यहां पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है और एक एक पॉइंट को मैंने आप लोगों के लिए समझाया है। चलो ठीक है, मैं मानता हूं अच्छे बच्चे हो, आप इन सातों पॉइंटों को याद रख लोगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बात बताओ यार, यहां पर क्या करेगा बोर? क्या आप लोगों को पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है इस तरीका से कोषों के अंदर, तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी। बिल्कुल सही बात है भाई। इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ऊर्जा भी होगी, तो बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन का कुछ वेग भी होगा, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई कोई चीज घूम रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की मैंने पहले ही बोल दी कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो होती है, इलेक्ट्रॉन का वेग भी होता है, जब वो घूमता है तो उसका वेग भी होता है और उसकी त्रिज्या भी होती है, ठीक है ना? तो बोर ने इन तीनों को ज्ञात करने के लिए कि आप लोग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हो, आप लोग इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात कर सकते हो, और आप लोग एक परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए बोर साहब ने कुछ फॉर्मूले दिए थे। अब उन फॉर्मूलों को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। उन फॉर्मूले से आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी कोष के अंदर ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात कर सकते हो और परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हो। वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं उनको मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख देता हूं। बात समझ में आ गई? तो देखो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ देखना। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी होती है, तभी तो एक स्थायी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो आप प्रत्येक कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए बोर साहब ने फॉर्मूला दिया था, ठीक है ना? आप इलेक्ट्रॉन अर्थात परमाणु की त्रिज्या को भी ज्ञात कर सकते हो और आप इलेक्ट्रॉन के वेग को भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कॉमन सी बात है उसकी कुछ त्रिज्या भी होगी, यहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी होगी, इलेक्ट्रॉन का वेग भी होगा। उन सभी को ज्ञात करने के लिए बोर ने फॉर्मूले दिए,
क्या फॉर्मूले दिए हैं, बोर्ड की तरफ देखना। ये फॉर्मूले प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो न्यूमेरिकल के दौरान बच्चों इन सभी फॉर्मूले की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्रत्येक बच्चे को ये फॉर्मूले पते होने चाहिए। देखो यहां पर क्या लिख रही है, बोर कक्षा के अंदर, क्योंकि बोर ने कोष को क्या बोला है, कक्षा, कक्ष, ऊर्जा स्तर बोला है, तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यहां पर परमाणु के रेस्पेक्ट में हम त्रिज्या देखते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात करने का सूत्र दिया है। यहां पर पहले नंबर में वो किसका सूत्र दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अर्थात ऊर्जा को ज्ञात करने का। तो देखो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र, क्या बोर कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी ऊर्जा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए बोर ने फॉर्मूला दिया था ई, क्योंकि ऊर्जा को या एनर्जी को हम किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं। तो ई बराबर -13.6 गुना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईबी, इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट। यहां पर जेड किसको शो कर रहा है बच्चों, परमाणु क्रमांक को शो कर रहा है, और एन किसको शो कर रहा है, कोषों की संख्या को। यहां पर आप लोग पहले कोष की ऊर्जा को निकाल सकते हो, दूसरे कोष की ऊर्जा को निकाल सकते हो, तीसरे कोष की ऊर्जा को निकाल सकते हो, चौथे कोष की ऊर्जा को निकाल सकते हो। जिस कोष की ऊर्जा को आप लोग निकालना चाहते हो वो यहां पर रख देना। जैसे पहले कोष की निकालना चाहते हो तो 1 लिख देना, दूसरे कोष की निकालना चाहते हो तो 2 लिख देना, तीसरे कोष की निकालना चाहते हो तो 3 लिख देना, चौथे कोष की निकालना चाहते हो तो यहां पर 4 लिख देना। और जेड किसको शो कर रहा है बच्चों, परमाणु क्रमांक को शो कर रहा है। मतलब जिस परमाणु की कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन को, जिस कोष के अंदर उसकी ऊर्जा को ज्ञात करना चाहते हो उसका ये फॉर्मूला है। जेड परमाणु क्रमांक को शो कर रहा है, एन कोषों की संख्या को शो कर रहा है। फॉर्मूला ई बराबर -13.6 गुना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईबी। बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। चलो ठीक है, अब आप लोगों को पता है त्रिज्या हम परमाणु के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो यहां पर क्या हो गया कि परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने का जो सूत्र दिया था बोर साहब ने, वो दिया था, त्रिज्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से शो करते हैं। आर बराबर 0.529 गुना एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन वो ही कोषों की संख्या को शो करता है और जेड किसको शो करता है, परमाणु क्रमांक को शो करता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, कि आप लोग किसी भी परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हो बोर के इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख दिया, आर बराबर 0.529 गुना एन स्क्वायर अपॉन जेड। इस फॉर्मूले से किसी भी परमाणु की त्रिज्या को आप लोग ज्ञात कर सकते हो। चलो ठीक है, अब देखो ऊर्जा की बात हो गई, त्रिज्या की बात हो गई। अब बोर कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात करने का क्या सूत्र है, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो वेग से घूम रहा है उस वेग को हम किस तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए भी बोर साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, उसको भी मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। इसको सब बच्चे नोट कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ये फॉर्मूले पते होने चाहिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब मुझे इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई, देखो नोट कर लो आप लोग। मैं मिटा रहा हूं, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। अब बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना, ये बोर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात करने का सूत्र बोर साहब ने दिया था। सूत्र क्या दिया था कि b बराबर 2.186 गुना 10 की घात 8 जेड बटे एन। यहां पर जेड किसको शो करता है, परमाणु क्रमांक को, और एन किसको शो करता है, कोषों की संख्या को। बात आप लोग समझ में आ गई ना। यूनिट हो गई सीएम सेकंड इनवर्स। और जो अभी मैंने आप लोगों के लिए त्रिज्या बताई थी वहां पर उसकी यूनिट क्या थी बच्चों, एंगस्ट्रॉन थी, ठीक है ना। इससे पहले जब ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था वहां पर उसमें उसकी यूनिट बताई थी मैंने, इलेक्ट्रोवोल्ट। बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि बोर कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, यदि आप लोग उसके वेग को ज्ञात करना चाहते हो तो उसके लिए बोर ने फॉर्मूला दिया था, b बराबर
2.186 गुना 10 की घात 8 Z/N CN सेकंड इनवर्स। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से बोर ने कितने फॉर्मूले बताए हैं, 3 फॉर्मूले बताए हैं। इन 3 फॉर्मूले से आप लोग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हो, परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात कर सकते हो। ये तीनों ही फॉर्मूले प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो वहां पर मुझे इन तीनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आज का ये मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। ये बोर मैंने बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए समझा दिया। अब बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को मेरी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग जरूर बताना, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने बहुत मेहनत करी है। ठीक है ना, तो ये बात आप मुझे बताना। और नोट्सों की मैंने सभी बच्चों के लिए बता दी। बच्चों, ये जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, आप लोगों को ये राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप लोगों को ये जितने भी मैं लेक्चर ले रहा हूं इन सबके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।